अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। हमें जी जॉइन किया है सुमीत पीर साहब ने, जो आप सब जानते ही हैं उनको, ज़बरदस्त किस्म के अपना वो एक आइडिया देते हैं, अपना एनालिसिस देते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। नमस्कार मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। आप बुलाते हैं, मौका देते हैं, तभी बातचीत होती है। आपको शुक्रिया बहुत करना शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। नहीं सर, अब तो ऐसा लगता है हमें, बल्कि कहना चाहिए कि यूट्यूब चैनल्स की वजह से हमें हमें एहसास हुआ, ना सिर्फ मुझे, बहुत से पाकिस्तानियों को, कि हम लोग एक जैसे ही हैं और बहुत अच्छे लोग रहते हैं बॉर्डर के उस साइड पर भी। और टेंशन ज़रूर कम होनी चाहिए दोनों कंट्रीज़ की। चाहिए। तो सर, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि आज हम डिस्कस करने लगे हैं, हिजाब पे भी बात करेंगे और रशियन ऑयल जो इंडिया लेने लगा है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले सर, एक उससे भी बड़ी खबर जो पाकिस्तान में बनी हुई है कि सिद्धू जी जो है वो इलेक्शन हार गए। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए आरजू जी, ये जो सिद्धू साहब थे, तो आज मैं अपने सुबह नेशनल टीवी पे था, मतलब 2-3 दिन से जब से इलेक्शन खत्म हुआ तो यही बात चल रही थी। अब देखिए, कांग्रेस हमारी पार्टी जो है ना, ये है बादशाह सलामत की पार्टी। बादशाह सलामत का एक बाल बुलंद रहे। देखिए, जो हम्म। 3 फैमिली के मेंबर हैं, ये है रॉयल खानदानी। बाकी हम्म। सब आ सकते जा सकते। पहले इन्होंने, इनके हाथ में स्टेट था पंजाब। 6 महीने पहले का एनालिसिस क्या था? पंजाब विल गो टू कांग्रेस। फिर इन्होंने पता नहीं जी क्या, आरजू जी क्या हुआ कि सिद्धू 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 की रट लगा दी। सिद्धू को पैरा ड्रॉप करा दिया पंजाब में। कैप्टन साहब हिल गए, चन्नी साहब हिल गए, जाखड़ साहब हिल गए, पूरा जो खेमा बट गया। ठीक है जी। और वो आपके आए थे, बाजवा साहब से गले मिल रहे थे, गले पड़ रहे थे, लग तो रहा था गले पड़ रहे थे। फिर पपिया जपिया हो रही थी। फिर इमरान खान साहब, नियाजी साहब के कसीदे पढ़ रहे थे, ओ इमरान खाना तू यार होदा यार, तू दिलदार होदा दिलदार। अब ये चीजें यहाँ ठीक दृष्टिकोण में नहीं देखी, पॉजिटिव नहीं देखी जाती। अब ये सिद्धू साहब क्यों कर रहे थे, ये तो वो जाने, उनका भगवान जाने। इसमें लॉजिक, इसमें ना आरजू जी दिखाई देता ना सुनाई देता, क्योंकि आप पॉलिटिकल आदमी, आप नॉर्मल आदमी, अगर आप नॉर्मल आदमी, आपको कोई भी विचार हो सकता, फर्क नहीं पड़ता। और आप पीसीसी के चीफ है, इलेक्शन होता है। अब जी क्या होता है, जैसे इलेक्शन हुआ तो पांचों स्टेट हार गई कांग्रेस। पांचों स्टेट हार गई तो दिल्ली तक पहुंची बात। तो फिर मुझे काफी चैनलों पे बुलाया था, क्या होगा जी? मैं कहा क्या होगा, कुछ नहीं होना। फिर वो बोली, सोनिया जी बोलेगी मैं रिजाइन करूंगी। लोग बोलेंगे नहीं नहीं मैडम, आप रिजाइन मत करो। तो फिर क्या बोलेंगे? बोलेंगे जितने ये जो हेड है सबको हटा दो। अब क्या हुआ, ये जितने भी हेड थे उन सबको हटा दिया गया। और उसी में एक पीसीसी, पंजाब कांग्रेस के चीफ थे सिद्धू साहब, उनको भी हटा दिया। उनको बोल दिया भाई तो अपना इस्तीफा भेज दे। उन्होंने एक लाइन का ट्विटर पे, रेस्पेक्टेड मैडम आई रिजाइन, उठा के भेज दिया। अब परिस्थिति सोचे आरजू जी, मैं कार्यकर्ता हूं, मैं वर्कर हूं पार्टी। मैं करूं तब मरूं, ना करूं तब मरूं, कितना करूं तब मरूं, कम करूं तब मरूं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैंने गाली खानी है जी, तो मैं काम क्यों करूं, मैं किसके लिए काम करूं? और ये जो सिद्धू ऑब्सेशन था इनको, कांग्रेस को, सिद्धू सिद्धू पता नहीं क्या। मुझे तो यहाँ लगता कि जिनों का असर यहाँ तक आ गया, इंडिया तक शायद। तो अब क्या बात हो गई, कैसा ऐसा टोटा टोटका हो गया, सिद्धू जी के पीछे पड़ गई थी। अब सिद्धू जी आ गए, कांग्रेस टूट गई। एक स्टेट आरजू जी 6 महीने में, आपके पास केवल 3-4 स्टेट बचे थे, अब 2 स्टेटों में एक चलता चलाता स्टेट आपने सोहा कर दिया। और मजे की बात है, सिद्धू जी को भी दरवाजा दिखा दिया। क्या हो गया? मैंने, मुझे पूछ रहे थे ये क्यों किया? मैंने कहा इट इज आउटसोर्सिंग ट्रबल फ्रॉम दिल्ली। भाई सब गलतियां लड़कों की है, जो हमारे रीजनल चीफ थे इन्होंने सारी गलती की है, हमने कोई नहीं की। भाई जो सिद्धू जी को लाया, जो जिसने सिद्धू जी को पैराट्रूप कराया, जिसने सिद्धू जी को पीसीसी का चीफ बना, उसकी कोई गलती नहीं। वो 3 फैमिली के मेंबर है, उनकी कोई गलती नहीं। अब सिद्धू जी बेचारे क्या करें, बीजेपी से निकल गए, कैप्टन साहब लेंगे नहीं, श्रीमनी अकाली दल लेगा नहीं, आम आदमी पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है, कांग्रेस वालों ने फिर दरवाजा दिखा दिया। अब तो लाफ्टर चैलेंज ही बचता है। तो फेवरेट डायलॉग है ना, ठोक ताली। वैसे वो आते भी थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने उनको कहीं देखा है। सिद्धू जी थे ना जो किसी शो में बैठ के हंसा करते थे? हाँ जी बिल्कुल, उनका डायलॉग था ठोको ताली। तो अच्छा। वो इसीलिए मैंने कहा था ठोको ताली, अब तो वही बच गया। हाँ, मैंने देखा उनको, मेरे ख्याल है वो कपिल शर्मा शो या कुछ था, उसमें थे शायद। में बैठते थे और वो कहते थे ठोको ताली। तो अब कहाँ पॉलिटिशियन, कहाँ क्रिकेटर। अब चलिए वापस जाएंगे बॉलीवुड में। बॉलीवुड में अच्छा स्कोप है बाय द वे। बॉलीवुड में जितने भी कॉमेडियन वॉमेडियन है उनका अच्छा स्कोप रहता है। तो काफी डिमांड है, कपिल शर्मा का शो मतलब अच्छा। दोनों दोस्त जो है वो आजकल परेशान है। इमरान खान साहब भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके बड़े बेस्ट फ्रेंड सिद्धू जी भी, हाँ नहीं, ये बड़े कहना भाई चाह रहे नहीं नहीं, बड़े भाई है मैडम। वो हैं? अच्छा। सिद्धू जी कहते हैं इमरान खान साहब मेरे बड़े भाई है। तो बड़े भाई छोटे मियाँ दोनों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों परेशान है।
अब छोटे मियाँ का रिजल्ट आ गया, बड़े मियाँ का देखिए आपके यहाँ खबरें बड़ी गर्म है जी, कुछ 28 तारीख की डेट वेट आ रही है ट्विटर पे बड़ी वो ना गैस के गुब्बारे उड़ रहे हैं। अब जानते पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है 18 तारीख को ही हो जाए। वैसे 28 की डेट आई है मैंने। अच्छा आरजू जी, इसमें कोई एनालिसिस वैनालिसिस नहीं है, ये बिल्कुल आपके उसमें है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इसमें कोई एनालिसिस नहीं है। नहीं नहीं जी, 28 को ही पता लगेगा, उससे पहले कुछ नहीं है, क्योंकि उससे पहले ओआईसी की मीटिंग है, तो खान साहब चाह रहे हैं कि पहले उनको भी भुगता दें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्या होता है। 27 को तो यहाँ पे रैली जलसे वलसे भी कर रहे हैं, और यानी जो किंग्स पार्टी अभी है, या कहना चाहिए जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो करेगी, तो वो हम आपको बताते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सुना है रेंजर वेंजर भी डिप्लॉय कर रहे हैं, और ये जो अभी मिसाइल वाला बिल्कुल हवा लगा रहे हैं, हम इंटरनेशनल फोरम पे जाएंगे, कभी सबमरीन को नहीं पकड़ पाते, मिसाइल आती है 3 मिनट 47 सेकंड रहती है एरोस्पेस पे। मजे की बात ये बताना चाहूंगा दर्शकों को आरजू जी, जो ये ब्रह्मोस मिसाइल थी, अनाम थी, ये सुपरसोनिक मिसाइल है। इसका जो ये मैक 3 पे चलती है, दैट्स 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। तो अब इसका जो हिटिंग रेंज है पाकिस्तान में कहीं भी 3 से 5 मिनट है, ठीक है जी, कोई भी टारगेट। ना मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मेजर जनरल साहब कह रहे थे, एयर मार्शल साहब उस दिन आईएसपीआर में कह रहे थे, इट वाज 3 मिनट्स एंड 47 सेकंड्स इन द पाकिस्तान स्काई। अब मुझे एक बार बताइए, जब मिसाइल उड़ी, ये तो आपको दिख गया, चले आपने ट्रैक कर लिया, अच्छी बात है। 3 मिनट 47 सेकंड का आंकड़ा आपको कोई भी 10-20 हजार का चाइनीज रडार भी दे देगा। पर मजे की बात ये, जब आपने देखा तो आपको ये नहीं पता था ये आर्म्ड है अनआर्म्ड है, इसमें हेवी पेलोड है, लाइट पेलोड है, कन्वेंशनल वेपन है, नॉन कन्वेंशनल वगैरह, कहीं टैक्टिकल वेपन तो नहीं है, कोई और वेपन तो नहीं है। वैसे ब्रह्मोस कैन नॉट कैरी न्यूक्लियर वेपन, बट टैक्टिकल वेपन को कैरी कर सकता है। तो कहने की बात है कि जब ये 3 मिनट 47 सेकंड पाकिस्तानी एयर स्पेस में थी, तो इसको इंटरसेप्ट न करने के बजाय आप क्या वेट करे थे जब ये गिरेगी, फटेगी, फिर पता लगेगा ये खाली है, बरी है, कितनी, इतनी बरी है, इतनी बरी है, इतनी बरी है। मतलब जितना उसमें डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन में जितना बड़ा खड्डा होगा, उसको नाप के फिर बताएंगे। और मजे की बात तो ये 24 घंटे, अब आरजू जी एक और टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा, 24 घंटे बाद भी मैंने देखा था वो प्रेस रिलीज, कहते प्रोजेक्टाइल। पहले मैं आरजू जी, मैंने कहा ऐसा कौन सा प्रोजेक्टाइल बन गया यार जो सुपरसोनिक स्पीड से चलता है। मैंने कहा ऐसा कौन सा बाला फरसा है जो सुपरसोनिक स्पीड से चलता है। मैंने कहा हमारे चोपड़ा जी जो है ओलंपिक मेडलिस्ट, वो भी इतना तेज बाला नहीं फेंकते। अब आप तो ये, अगर ये 8.4 मीटर लॉन्ग है, ये सुपरसोनिक है, तो ये ब्रह्मोस है। तो आप तो 24 घंटे बाद इसको प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं। इसकी बॉडी मतलब पूरा आपको वो मिला है 8.4 मीटर का, तो हमारे राजनाथ सिंह जी ने भी बोल दिया ब्रह्मोस था। चलिए वो बात नहीं है, तब भी आप उसको प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं। अब मसला ये है, 3 मिनट 47 सेकंड तक आपने इसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? नहीं मतलब सुमीत जी, आप लोग मतलब आप लोग किसी बात से खुश नहीं होते। अभी हमने अगर गिरा दिया होता तो आप लोग कहते जो जी गिरा दिया, हम तो वैसे ही टेस्ट कर रहे थे, हम तो इलेक्शन की पटाखे चला रहे थे, या वो जैसे अर्नब जी कहते हैं दिवाली का पटाखा चला रहे थे, तब भी आप लोग परेशान होते। अब कुछ नहीं किया, हम खड़े होकर देखते रहे, वो गया, तब भी आप लोग परेशान है। मतलब आप लोग चाहते क्या है आप लोग? नहीं, मैं चाहता कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ जी, टेक्निकली बात कर रहा हूँ। 3 से 5 मिनट में कोई भी हिटिंग रेंज है, 3 मिनट 47 सेकंड तक, मतलब क्या, मतलब क्या देख रहे थे, मतलब या नहीं, कहीं हमें हमें उसके उसके जिस तरह से वो उड़ रहा था, जिस तरह से वो आया है फ्लाई करके, उसी से पता लग गया था इसके अंदर कुछ नहीं है, जैसे वो टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहा था ना, मेरा ख्याल है इस वजह से। मुझे लगता है जिन्होंने खबर दे दी आपको, जिन रेजिमेंट की उन्होंने खबर दे दी आपको, भाई इसमें कुछ नहीं है। ये देखिए, अब जिन रेजिमेंट तो आपके पास ही है ना दुनिया में, और तो किसी के पास है नहीं। अब कुछ हाँ तो वो भी फायदा होगा, जहाँ रडार फेल है वहां जिन चल जाते हैं। अच्छी बात बिल्कुल है। देखे ना, हमें पता था खाली है, तो अब खाली चीजें गिरा के क्या करना है हमने, हमें और भी बड़े काम पड़े, हमें हमारी फौज को मटर भी छीलने होते हैं, आपको शायद ये नहीं पता, लेकिन वो मैं नहीं, आपको फिर कभी बताऊंगी मटर वाली स्टोरी। भी तो है सुनने में आया। चलिए नहीं वो मट मतलब, लेकिन लेकिन ये कि खैर कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, और अच्छी बात है कि मतलब उसमें कुछ नहीं था, अगर होता तो फिर और बात होती, लेकिन ये कि कुछ नहीं था, तो खाली चीज को गिरा के हमने करना भी क्या, खुद ही गिर गया वो बेचारा तो चकरा के। लेकिन एक चीज नियाजी साहब की बड़ी अच्छी लगी, बोला हमने रेस्ट्रेन दिखा, हमने रिटेलिएट नहीं किया। मैं कह रहा था सर विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, एक आई आप रोक नहीं पाए, रिटेलिएट करती जब 1,000 आती तो उसका क्या करते हैं? अब देखिए, मैं जब जब होता है मूछ का बाल काटते हैं आरजू जी ने, कई बार, जिनकी मेरी तो है नहीं मूछ, है तो कई बार ना कैंची इधर उधर चल जाती है, तो आदमी क्या कहता है यार छड़ेनू यही ठीक है, ज्यादा कैंची चलाओ तो पता लगा पूरी मूछ मोड़नी पड़ेगी। तो मतलब ऐसी परिस्थिति ना हो, एक आध बाल वाल हिल जाए तो वही रहने देने चाहिए, उसको रिटेलिएशन नहीं कहते, उसे कहते हैं मौके की नजाकत। चले अगली बार भेजिएगा, फिर दिखाएंगे हम आपको, उसी टाइम मार के गिराएंगे ना उसको, तो फिर आप बोलेंगे कि अब ये क्या किया है। लेकिन ऐसी खैर से जी, निकल गई।
शेख रशीद साहब बोलेंगे आके निकल गई सबमरीन की तरह। अब मैंने सुना ये सबमरीन तो 6 बार आई थी, आपके ही मीडिया में बोल कुछ कह रहे 6 बार आई थी। जी। पता नहीं, मैंने तो 3 या 4 बार सुना है, और शेख साहब ने कहा है कि अब अगर आई तो हम पकड़ेंगे भी और हम मारेंगे भी। ये भी अब शेख साहब की स्टेटमेंट मौजूद है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, नहीं इसलिए आप मैं लोग सोच समझ के आइएगा। अब हम 28 के पहले भेजे, 28 के बाद भेजे, क्योंकि तब शेख हमारी साहब पहले ही यहाँ पे बैंड बजी हुई है हमारी गवर्नमेंट की, आप क्या बात कर रहे हैं? अभी तो उनके सर पे कुछ भी गुजार दें तो कुछ पता नहीं लगेगा, क्योंकि इन्होंने काफी सिचुएशन खराब है। आरजू जी 28 के बाद वो सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे, तभी 28 की डेट कह रहा था। तो 28 के बाद भी तो शेख साहब को बयान देने की शायद जरूरत ना पड़े, ऐसा भी हो हाँ, सकता हो सकता है, बहुत पॉसिबल है, लेकिन है आपको ये चीज 28 को ही पता चलेगी। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की और रशिया की, तो आप लोग जी। रशिया से सुना है कि ऑयल लेने लगे हैं, और सऊदीया जो है वो चाइना को देगा, तो मतलब ये सीधा सीधा आप लोग अमेरिका से पंगे नहीं ले रहे कि जी मतलब अमेरिका और रशिया का आपको हमेशा से पता है कि वो 36 का आंकड़ा जो बोला जाता है वो है, और आप लोग रशिया के साथ अपने टर्म्स जो है वो उस तरह से आगे लेके जा रहे हैं। वैसे तो खैर आप लोग हथियार भी लेते हैं उनसे, लेकिन जी अब जो ये ऑयल की बात हो रही है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए आरजू जी, ये ऑन अ सीरियस नोट आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और इस पे काफी कंफ्यूजन है क्या। हम्म। अब लोग इसको देख रहे हैं यूक्रेन की वॉर के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको याद हो जब पुतिन साहब यहाँ आए थे तब हमने इस पे डिस्कस किया था, तब हमारे 29 एमओयूज हुए थे। उनमें पहली बार एक एमओयू उस दिन मैंने आपको बोला था हुआ था ऑयल पे, और इंडियन ऑयल ने एमओयू किया था एक रशियन कंपनी से। तो ऑयल लेने की कवायद तब शुरू होती है जब पुतिन साहब यहाँ आते। ये यूक्रेन की लड़ाई वड़ाई अमेरिकन अमेरिकन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप यूएसएसआर की इकोनॉमी को देखें आरजू जी, उसके दो पिलर है। देखिए पहली बात, रशिया जो है केवल 14 करोड़ की आबादी है, 1.4 ट्रिलियन का जीडीपी है, अभी पुतिन के पास 630 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दूसरी जो बहुत ज्यादा होता है इस आबादी, और उनके पास इतना मिनरल और वेल्थ है कि रिचेस्ट मिनरल वेल्थ है रशिया में। तेल, अपना तेल की एक प्रॉब्लम है रशिया की, जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो टेक्नोलॉजी काफी पुरानी, उन्हें कहते हैं वो जो रिफाइनरीज होते हैं उन्हें टी कैटल्स कहते हैं, बहुत पुराने स्टाइल की रिफाइनरीज है उनके। जैसे अमेरिकन का हेलिबर्टन का ले ले या अमेरिकन कंपनीज का ले ले शेल का, वैसे उनका ऑयल एक्सक्वेशन का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि वो उनका कोई प्राथमिकता नहीं रही है। अब इनकी जीडीपी चलती है हथियार बेच के और तेल बेच के। मैं हमेशा से अपने गवर्नमेंट पे यहाँ नेशनल टीवी पे काफी डिबेटों में कहता हूँ, यार आप पुतिन को आप हथियार और तेल की गारंटी दो, वो आपसे दोस्ती करता रहेगा। तो ये मैंने कहा हम पुतिन से तेल क्यों नहीं लेते, हम दुनिया भर से तेल लेते हैं। अभी परिस्थिति है अर्जुन जी, 85% 85% हम तेल इंपोर्ट करते हैं, जबकि हम हर साल 3 से 5 कुएं खोद देते हैं। एक कुआं खोदने में मोटा मोटा, नॉट गेटिंग इन टेक्निकलिटीज, एक कुआं खोदने में 300 से 500 करोड़ लगते हैं। तेल निकला निकला नहीं निकला नहीं निकला, पर एवरेज है कि अगर 5 में से एक आध में भी निकल जाता है तो सारा खर्चा पानी निकल जाता। हम भी अपना तेल ढूंढ रहे हैं, बट हकीकत ये चाइना के बाद वे आर द नंबर 2 एनर्जी इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। अगर आप इस इक्वेशन में करीब 1 साल पहले जाए, 1 साल पहले नंबर 1 सप्लायर था सऊदी अरबिया, ठीक है जी। धीरे धीरे इक्वेशन बदलती गई, आज नंबर 1 सप्लायर है यूएसए। यूएसए इज नाउ ऑयल सरप्लस, ऑयल एक्सपोर्ट करता है। नंबर 2 नाइजीरिया है, नंबर 3, ये थोड़ा आगे पीछे चलते रहते हैं, नंबर 3 इराक है, नंबर 4 स्टेज पे आ गया है सऊदी अरबिया। अब जो यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है करीब 20 से 25 बिलियन डॉलर, उनका ये कहना होता है भाई आप हमसे कुछ और चीजें ले लो। हम अब जब आप ऑयल किसी से लेते हो तो आपको अपनी रिफाइनरी के स्टैंडर्ड्स, कुछ मशीनरी या कुछ जो इक्विपमेंट होता है उनको अपग्रेड करना पड़ता है। हर क्रूड हर जगह का सेम नहीं होता। तो अगर आप अमेरिकन क्रूड लेंगे तो कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट से क्रूड आता रहा वो सालों से आता रहा, तो उसका हर एक के पास सिस्टम है। पीछे रिलायंस ने अपग्रेड की थी अपनी रिफाइनरी फॉर अमेरिकन क्रूड, तो काफी लोगों ने कर ली। अब जो इंडियन ऑयल आप जानते हैं, इंडियन ऑयल इज गवर्नमेंट रन पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग, जब वो करती है तो अब पीछे जो टाइम था वो लगा भाई ये सब हिसाब किताब बिठाने का, जो चेंजेस मशीनरी में करने की। अभी एडवांटेज क्या हमें मिला, अभी एडवांटेज दूसरा मिला। रशिया ने कहा यार मैं आपको ना, अभी जो आपको पता होगा यूक्रेन के वॉर के बाद प्राइस बढ़ा है क्रूड का, तो अब उन्होंने बोला यार हम आपको बाजार के रेट पे देंगे, डिस्काउंट पे भी देंगे। दूसरा आपको याद होगा 2 महीने पहले हमने बात की थी कि सडनली 22% क्रूड का प्राइस गिरा था, तब चाइना, अमेरिका और इंडिया ने 5% रिजर्व निकाल दिया था, क्योंकि एमबीएस जो है सऊदी अरबिया वाले, उन्होंने बोला यार मैं और तेल नहीं निकालूंगा, मैं आई वांट, कहना मुझे जो बाइडेन से बिटिंग करा तब मैं डिसाइड करूंगा क्या करूंगा। तब 22% क्रूड के प्राइस गिर गए थे वर्ल्ड ओवर, बिकॉज रिजर्व सब तीनों बड़ी
कंट्री ने रिजर्व रिलीज किया। तो एमबीएस थोड़ा हिल गए थे यार, ये क्या हुआ, मतलब मैं कैसे इन्होंने काम किया भाई, ये वैसे तो इनके आपस में बनती नहीं, ये कहाँ से बन गई। तो फिर ये यूक्रेन वाला मसला हो गया, यूक्रेन वाले मसले में तेल फिर बढ़ गया। अब रशिया आता है इसमें, कहता है कि भाई मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगा। अब यहाँ मुद्दे की बात ये है आरजू जी, जो रशियन तेल होगा, जो अभी हमने जिस लेवल की भी बात करें, इट्स केवल 1.5%। इंपॉर्टेंट थिंग इज ये केवल 1.5%, जितना हम इम्पोर्ट करेंगे उसका 1.5% अभी रशिया से आएगा। बट मजे की बात ये है कि अगर आज 1.5 है, कल को ये 15 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो एक नई कवायद, उर्दू में जो कहते हैं नई कवायद शुरू। अब रशिया को हम, अब अमेरिका ने हमारा काम थोड़ा और आसान कर दिया। पहले उनको स्विफ्ट से निकाल दिया, तो अब रशिया से हम लोकल करेंसी में भी डील कर सकते हैं। पहले भी रुपी ट्रेडिंग करते थे। रुपी ट्रेडिंग में हमें बहुत फायदा है तेल लेने से, क्योंकि मैम ने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि स्विफ्ट से रशिया को हटाने का मतलब है आप उसको चाइना से पास ला रहे हो। अब चाइना, अब कुछ लोग कहते हैं कि अब जैसे लास्ट टाइम मैं आपके पाकिस्तान के एक चैनल पे था, उन्होंने बोला कि भाई आप डील कैसे करेंगे अगर आपको 20 बिलियन का मान लीजिए बिजनेस हमारा रशिया के साथ। मैं को बोलेगा ठीक है जी, 5 बिलियन रुपयों में दे दो, 2 बिलियन दिनार में दे दो, 1 बिलियन सिंगापुर डॉलर में दे दो, 1 बिलियन कैनेडियन डॉलर में दे दो। ऐसे ऑप्शन बन जाते हैं, क्योंकि पूरा रुपी ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं होती। तो ये सब चीजें हम, हमारे पास विकल्प है, और हम पहले भी रशिया के साथ रुपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब ये जो एक नई शुरुआत हुई, अब इसमें अमेरिका में थोड़ा हड़कंप इसलिए मच गया कि रशिया के पास क्रूड बहुत है, आपने लगा दिया उस पर सैंक्शन, रशिया का आपने मार्केट कर दिया बंद। अब कितने लोग ले सकते तेल? हम लेंगे, चाइना लेगा, एक आध कंट्री और लेगी, और तो कोई लेगा नहीं। और तेल के दो ही बड़े इंपोर्टर है, या चाइना। चाइना ने, पर आपको याद होगा, ईरान के साथ एक $500 बिलियन का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा तेल का। तो चाइना की काफी तेल वहां से आ जाता है। अब ये जब इक्वेशन बनी, तो सऊदी अरब भी परेशान, ये अपना इराक भी थोड़ा परेशान, नाइजीरिया भी परेशान, और यूएसए भी परेशान। कहते यार अगर आज, चलो आज 1.5% है, कल को 10-15% पहुंच गया, तो किसी न किसी का धंधा तो हिलेगा ना, बिजनेस तो। और आप तो जानते हो ऑयल इज मनी, ब्लैक गोल्ड कहते हैं ऑयल को। तो इसीलिए अमेरिकन भी परेशान है। और पुतिन को क्या लग रहा है कि ठीक है यार, मेरे तेल की एक सेट मार्केट है, हथियार हमारा 60% आर्सेनल अब भी चाइनीज, सॉरी अब भी रशियन है, इसमें कोई डाउट नहीं, सारी दुनिया को पता है। तो वेपन वाइज वी हैव लॉट ऑफ डिपेंडेंस ऑन रशिया, और बाकी चीजों पे भी हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अगर अब तेल भी आता तो एक रिलेशन को नई लेवल पे ले जाता है, और जितना रशिया के साथ तेल बढ़ेगा, कोई ना कोई डिस्टर्ब होगा, किसी ना किसी का हिस्सा घटेगा। अब जो आपका सबसे बड़ा सप्लायर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसको लग रहा है यार अब सबसे ज्यादा तो मेरा ही घटेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर मेरा है। और भाई काम तो आप ही ने कर दिया, आप ही ने रशिया को स्विफ्ट से निकाल दिया, रशिया की मार्केट सिमट गई, रशिया ने हमें डिस्काउंट दे दिया। मैं तो कह रहा हूँ बाकियों को भी डिस्काउंट देना चाहिए भाई, अगर अमेरिका हो, सऊदीज हो, नाइजीरिया वाले हो, इराक वाले, सबको डिस्काउंट देना चाहिए। देखिए ओपन मार्केट है, अगर हम सबसे नंबर 2 इम्पोर्टर है चाइना के बाद, तो आप हमें डिस्काउंट दें, आप हमें डील दें, हम आपसे भी लेते रहेंगे। पर अब ये रशिया के साथ कहने का पॉइंट ये आरजू जी, जो इसमें मिसकॉन्सेप्ट हो रहा है, यूक्रेन वॉर से मिला के देख रहे हैं, ये तब कवायद हुई थी, ये एमओयू तब साइन हुआ था जब पुतिन साहब आए थे, इसमें हमने और आपने बात भी की थी। लास्ट टाइम उससे पहले जो पुतिन जी आए थे 8 चीजों पे एमओयू हुआ था, अब की बार 28 चीजों पे हुआ। और अभी तो उनको काफी मिग 29 का ऑर्डर है, सुखोई का ऑर्डर है, अपग्रेड का ऑर्डर है, एक अटैक हेलीकॉप्टर का 1.5 बिलियन का नहीं दिया था, तो शायद अमेरिकन को देंगे। तो वो ऐसी चीजें चल रही है। तो ये एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग है। इसमें एक हमेशा प्रॉब्लम होती थी रशिया से तेल लाना और उसका इंश्योरेंस। आपकी रशिया ने बोला हम आपके बॉम्बे तक, या जो भी आप बोट बोलोगे वहां तक तेल ला के देंगे, रशिया ट्रांसपोर्ट करके देगा, और इंश्योरेंस भी रशियन दे विल हैंडल। तो वो हमारे लिए थोड़ी आसान की बात होगी कि हमें हमारे घर तक तेल मिल जाएगा। पर अभी वर्थ क्लैरिफाइंग, ये केवल 1.5% है, आने वाले टाइम में बढ़ेगा। हाँ, इस ये जो तेल के आसपास है ना, आपको पता है जियोपॉलिटिक्स, तेल कैश है, तेल पैसा है। तो अब ये थोड़ी हड़कंप यूएस में इधर उधर सब खित्तों में बढ़ गई है। और जहां तक सऊदी अरबिया और चाइना का ताल्लुक, तो अब जो देखिए जी जिनपिंग का हमेशा से मंशा है कि डॉलर को एक वर्ल्ड करेंसी से हटाया जाए, मैं डिजिटल युआन हूँ, क्योंकि 20 साल से युआन कंट्रोल्ड है आर्टिफिशियली बाय चाइना, तभी चाइना का $50 ट्रिलियन का डेट है। अब वो कह रहा है यार अगर ये कल को ऐसा हो जाए, देखिए अब गेम चेंजर क्या होगा, अगर मान लीजिए 10 साल बाद, 20 साल बाद कुछ लोग युआन में ट्रेड करें, कुछ डॉलर में ट्रेड करें, दैट विल बी अ बिग गेम चेंजर फॉर चाइना। और जो अमेरिका ने बहुत बड़ा काम कर दिया, रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया, तो मैं आपको उसमें कह रहा था, नाउ रशिया विल गेट नियर टू चाइना। और हो सकता है वो अगर सऊदियों को बोलता है ठीक है यार मुझे ना आप तुम्हें इतने युआन में दे दो,
क्योंकि उसे चाइना से कुछ रॉ मटेरियल लेना होगा, कुछ लेना होगा, तो वही युआन वो चाइना से रॉ मटेरियल लेगा। पहले ये सब डॉलर में होता था। तो अब क्या होगा, मान लीजिए रशिया का ट्रेडर सऊदी अरब से, उन्होंने बोला ठीक है जी, आप मुझे 1 बिलियन मुझे युआन में, तो युआन आ गए, तो वही युआन वो चाइना से लेके कुछ रॉ मटेरियल या ले लेगा। तो बेसिकली यहाँ आप देख रहे हैं पहली बार डॉलर का वर्चस्व, डॉलर का जो ग्लोबल कंट्रोल था, ये हिल रहा है। अब जो बाइडेन साहब ने क्या सोच के ये किया, क्योंकि मुझ जैसे लिमिटेड दिमाग के आदमी को भी, मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं, वर्ल्ड लीडर नहीं, मैं भी इस पे सोचा, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा इस डिजास्टर में आपके चैनल पे, अपने नेशनल मीडिया पे, हर चैनल पे कह चुका, इट्स अ डिजास्टर, यू आर पुशिंग रशिया क्लोजर टू, क्योंकि सोशलिज्म और कम्युनिज्म में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बिल्कुल, लेकिन यही लगता है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी को खो रहा है और रशिया जो है वो आगे बढ़ रहा है। हालांकि वो सैंक्शंस वगैरह का भी इशू है उसको, रशिया को, फिर भी वो अभी दबते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन हम देखते हैं कि आगे क्या होता है और किस तरह से वो आगे लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जो आप क्या कुछ चल रहा है हिजाब को लेके, दोबारा से मेरा मेरा ख्याल था कि शायद ये इलेक्शंस हो जाएंगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी, इलेक्शंस के लिए ही सामने आई थी। मेरे हिसाब से, मेरा गलत भी हो सकती हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन वो अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं, फिर दोबारा न्यूज में है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए आरजू जी, सबसे पहली बात, पहले मतलब इसमें थोड़ा हिस्ट्री में जाए, 57 मुसलमान मुल्क है, करेक्ट? अगर हिजाब मैंडेटरी इस्लामिक प्रैक्टिस होती तो 57 मुसलमान मुल्कों के पिछले 1400 साल से एवरी वुमन वुड बी वेयरिंग हिजाब, ऐसा है नहीं, ठीक है? अब हिंदुस्तान को थोड़ा अलग करिए, इट्स नॉट इस्लामिक कंट्री, में जो इस्लामिक कंट्रीज की बात है, आपको मैं कई सालों से जानता हूँ, आप नहीं पहनती हिजाब, कई ऐसी मेरी लेडीज हैं, मतलब जो हमारे दोस्त हैं, उनकी मदर से सिस्टर, हम भी उनको अपनी माँ बहन जैसी मानते हैं, वो हिजाब नहीं पहनती। अभी अचानक क्या हुआ, जब ये इलेक्शन का माहौल बनता है, बिल्कुल आपका अनुमान जो आपको ना 100% करेक्ट है, तब कुछ इश्यू उठाए जाते हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ जरूर बोलूंगा, हमने कितना डिस्कस किया था किसान का मुद्दा, अगर आप इलेक्शन का रिजल्ट देखें, किसान का मुद्दा तो है नहीं। अगर किसान मुद्दा होता, पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि श्रीमणी अकाली दल एसएडी जीतता, एसएडी नहीं जीता तो आपने जीता, तो जिसने किसान मुद्दे का समर्थन नहीं किया। अगर किसान मुद्दा होता जहाँ 60% यूपी में जनता किसान है, तो बीजेपी का आने का मतलब ही नहीं था। तो ये ऐसे जो शगुफ है, जैसे शाहीन बाग था, फिर किसान था, फिर एक नया शगुफा खड़ा कर लिया गया जी, हिजाब। मुझे बताइए, ये जो बच्चियां इस पे थी, इनके सोशल मीडिया पे फोटो बिना हिजाब के खूब घूम रही है, फिर रही है। अभी भी यहाँ 99.9% जगह पे हिजाब लगाया नहीं जाता। फिर ये गया जी, कई सारे कोर्टों में जा चुका, ये 3-4 हाई कोर्टों में से निकल चुका ये मसला। अब ये गया कर्नाटक हाई कोर्ट में। और एक बात बता दूं, जो जज साहब थी, वो मुसलमान ही थी, जो जिन्होंने इसका फैसला दिया, उन्होंने पूरा रिलीजियस एंगल पे, प्रैक्टिकल एंगल पे, कम्युनिटी एंगल पे सबका अध्ययन किया, और उन्होंने बोला नहीं, इट इज नॉट ए मैंडेटरी इस्लामिक प्रैक्टिस, ठीक है? आपको हिजाब पहनना, आप अपने घर में पहनिए, आप, बट आप जो स्कूल आएंगे, जो कॉलेज आएंगे, वहां आप हिजाब नहीं पहन सकते, वहां जो यूनिफॉर्म है वो पहना जाएगा। अब उम्मीद तो ये थी कि यार ये बड़ा मसला बनेगा, मसला बना नहीं। अब कुछ 4-6 बच्चे ऐसे कह रहे जी हम तो पेपर ही नहीं देंगे। अब हमारे ओवैसी साहब एक्टिवेट हो गए, वो तो ऐसा मौका ढूंढते रहते यार, कुछ ऐसा मौका मिले, मुसलमान खतरे में, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, ये सब खतरे में, तो वो मतलब वो तो आप खुद चलती फिरती खतरे की घंटी है। तो एनीवे, तो वो आ गई थी, अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। अब ये है कि ये वाली बात है मसले को घटाने की। अगर ये मसला होता, आप इंडिया में, आप इतना मीडिया पे आती, इतनी मुसलमान एंकर है लड़कियां, हिजाब पहने देखा। मुझे एक बात बताइए, एमबीएस सऊदी अरबिया के, उन्होंने बोला हिजाब इज नॉट मैंडेटरी। पहले मैंडेटरी था, हटा दिया। अब इस्लाम सऊदियों से ज्यादा कोई समझता है। प्रॉफिट साहब का लैंड जो है, जहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई, होली लैंड ऑफ मक्का एंड मदीना, वहां के रूलर कहते हैं हिजाब इज नॉट मैंडेटरी। तो उनसे ज्यादा इस्लाम, उनसे ज्यादा कोई समझता है नहीं। हाँ, बट अब एमबीएस में कुछ लोग ये भी कहते हैं वो यहूदियों का दलाल है, जब उसने वकात देनी बंद कर दी। आप ही क्या के मौलाना कहते हैं, हमारे यहाँ के नहीं, आप क्या के मौलाना कहते हैं? भाई वो यहूदियों का, जब तक वो पैसे वैसे भेज रहा था तब तक वो बिल्कुल सही था, खुदा का बंदा। पैसे बंद कर दिया, कहता यहूदियों का दलाल बन गया। अब मुझे बताइए, एमबीएस को इस्लाम नहीं आता है? एमबीएस काफिर है क्या? सऊदी अरबिया में काफिर रहते हैं? ये अब लॉजिक वाली बात है नहीं। अब आपको, मैंने उस दिन भी आजू जी बोलता, पोलिटिसाइजेशन ऑफ इस्लाम, हिजाब करना, इस हिजाब एज अ पॉलिटिकल टूल, मुझे इसमें आपत्ति कि आप छोटे छोटे बच्चियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। यार मुद्दा है, कोई और मुद्दा पकड़ो, हजारों मुद्दे हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है,
कोशिश ये की जाती है आरजू जी, कोई ऐसा मुद्दा पकड़े जिसकी ना जड़ें पूरी कंट्री में हो। कि हिजाब, अब मुझे बताइए अब कहाँ गए हिजाब? अब वो उस दिन 2-4 जुलूस निकल रहे थे, जलसे निकल रहे थे। आप गूगल पे देखिए इंडिया में, कहीं वीडियोज़ देखिए, आप जनरल पब्लिक में देखिए, आपको हिजाब नहीं दिखेगा। 99% जगहों पे नहीं दिखेगा। अब आप सरदार जी को, आप हमारे सरदार होते हैं हमारे, आप उसको कहीं भी देखिए, उसको पगड़ी लगा के मिलेगी, बिकॉज़ दैट इज़ अ मैंडेटरी रिलीजियस प्रैक्टिस। व्हेreas हिजाब इज़ ऑप्शनल रिलीजियस प्रैक्टिस। हम कहते हैं कि भाई आपकी शादी हो जाए, आप अपने घर में हिजाब पहने ना पहने आपकी मर्ज़ी है। और जो पब्लिक प्लेस है, जो यूनिफ़ॉर्म है, जो स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ एक डेकोरम रहने दीजिए। आप यूनिफ़ॉर्म को यूनिफ़ॉर्म तो रहने दीजिए, हिंदू-मुसलमान का फ़र्क क्यों ला रहे हैं वहाँ पे? और आप ये छोटे-छोटे बच्चों को यूज़ कर रहे हैं कि भाई ये है, वो है। अब मज़े की बात हमारे यहाँ एक चीज़ अच्छी होती है कि ऐसे मामलों में जो पैनल बनता है, उसमें हर रिलीजन के लोग होते हैं। अब तो वो जो जज साहबान हैं, जिन्होंने फैसला दिया, अब उनको भी भला-बुरा करेंगे कुछ दिनों में। कुछ दिनों में उनको भी, उनके भी नाम निकाल देंगे। यहाँ ये सब कुछ, अब मेरे को जो आपत्ति है, आप पॉलिटिकल चीज़ों को पॉलिटिकल रहने दें। पढ़ाई-लिखाई का कई चीज़ों को पॉलिटिकल ना बनाएँ, उसको पॉलिटिक्स से दूर करें, क्योंकि फिर अगर आप हिजाब बोलो, कल को घूंघट आ जाएगा, कल को भाई चैन आएगा, कपड़ा लगा के आऊँगा, कोई बोलेगा मैं तो चड्डी में आऊँगा, भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। मतलब फिर तो ये कहीं रुकने वाला नहीं है, होता है ऐसा। लेकिन कल अभी ये कैसे रोका जाएगा आपके ख्याल से? ये कब खत्म किया जाएगा? इस इशू को कैसे हैंडल करेंगे? मैं एक फ़ॉर्मूला बताता हूँ आरज़ू जी, 2 मिनट का फ़ॉर्मूला। कल से मीडिया इसको बंद करना बंद कवर कर दे, हफ्ते भर में इश्यू खत्म। अगर जब तक मीडिया की वैनें रहेंगी, और शाहीन बाग में भी यही हुआ। बिल्कुल शाहीन बाग नोएडा के पास है, शाहीन बाग में क्या किया? शाहीन बाग का रास्ता बंद किया। इंडिया की जो मीडिया कैपिटल है वो है नोएडा, दिल्ली के साथ लगता है। सारे स्टूडियो वहीं पे। अब आप ये, मैंने यही बोला था, मैं एक आए थे वो हाफ मौलवी साहब। मैंने कहा भाई ये चिंगलपट्टू में क्यों नहीं करते, सेलम में क्यों नहीं करते, रामलीला मैदान में लगाओ यार अपना टेंट वेंट। मैं कहा सड़क बंद करके क्यों बैठे हो? क्योंकि तुम्हें पता सारी मीडिया इंडस्ट्री वही है, कवरेज मिलेगा। मैं कहा जहाँ 51% मुसलमान आबादी, उन डिस्ट्रिक्टों में क्यों नहीं करते, यहीं क्यों करते हो? क्योंकि यहाँ की सड़क बंद होगी, नोएडा तकलीफ में आएगा, नोएडा तकलीफ में आएगा, वैन आएगी। अब किसान आंदोलन था, मैंने तो तब भी बोला था, मैं तो मीडिया वालों को अपील, मैं कहा यार अपनी ओबी वैन्स भेजना बंद कर दो एक हफ्ता, खुद ही परेशान होकर निकल लेंगे। जब तक मीडिया कवर करता रहेगा, ये कहानी चलती रहेगी। जिस दिन मीडिया ने कवर करना बंद कर दिया, अब देखिए आरज़ू जी, आप मीडिया से हैं, आप तो जानती है कि काम कैसे होता है। जिस दिन कवरेज खत्म, मसला खत्म। जब तक कवरेज चालू, मसला चालू। और मैं तो एक चीज़ क्लियर मानता हूँ, देखिए मैं ये बिला शको-शुबो कहता हूँ, मनी मेक्स मेरी गो अराउंड, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, देयर इज़ नथिंग बट फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कोई भी आपको आंदोलन करना हो, कुछ करना हो, समबडी हैज़ टू फंड इट। ऐसे तो चलेगा नहीं, हवा-हवा में तो चलेगा नहीं। अब आप लॉयर करते हैं, तो लॉयर फ्री में आता है? सुप्रीम कोर्ट के लॉयर फ्री में आते हैं क्या? अगर आप फिर इसके मुद्दे में जाए, कौन पैसे दे रहा है, क्या दे रहा है? मुझे आपको मैं बताऊँ सच में, कई बार मुझे क्या लगता है, अगर आप देखें यहाँ मुसलमान संपन्न, प्रोग्रेसिव है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस्लामिक वर्ल्ड को देखें, बहुत टर्मोइल है, यहाँ कोई टर्मोइल नहीं है। मुझे तो कभी-कभी लगता है कि पाकिस्तान का मुसलमान, आपको नहीं वैसे कह रहा हूँ, कुछ आपके यहाँ के लोग या कुछ बाकी कंट्रियों के मुसलमान, उन्हें लगता है यार ये हिंदुस्तान में मुसलमान कैसे शांत है भाई, इसकी कैसे ज़िंदगी अच्छी चल रही है, इसकी क्या मार-काट क्यों नहीं हो रही? तो मुद्दे खड़े करो, लड़ो, मतलब कुछ तो कुछ बहाना तो हो। हमारे टीवी पे तो कल, आई थिंक कल की बात है, एक क्लिप चल रहा था इंडिया का, और सिनेमा हॉल था, और वो कह रहे थे सिनेमा हॉल से सबको मार के निकाल रहे थे, कह रहे थे कि आमिर खान, शाहरुख और सलमान खान की मूवी नहीं देखने देंगे। इस तरह की बात भी चल रही थी कि जो मुस्लिम एक्टर्स हैं उनकी मूवीज किसी को देखने नहीं देंगे, और कोई ग्रुप था जो लोगों को मार के बाहर निकाल रहा था। देखिए आरज़ू जी, हमारे यहाँ कई हज़ार हॉल होंगे, मतलब 50,000 60,000 हॉल होंगे। अब क्या होता है ना, देखिए एक इंग्लिश में वर्ड है माइक्रोकॉस्म। माइक्रोकॉस्म ऑफ माय एक्सपीरियंस कैन नॉट बी द बाइंग पैटर्न ऑफ द कंट्री। जैसे कल को मैं बोलूं यार ये साबुन तो 10 रुपए में बहुत महंगा है, तो ये थोड़ी ना 135 करोड़ लोगों ने बोल दी। एक आध हॉल में कहीं कोई घटना होगी। एक और बात बताऊं, अब 2 पिक्चर आ रही है, शाहरुख खान की भी आ रही है और ये सलमान खान की भी आ रही है। देख लेना, ब्लॉकबस्टर जाएगी। और अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, 80% देखने वाला तो हिंदू ही है ना। बिना हिंदू के देखे ब्लॉकबस्टर तो हो नहीं सकती। ये मैथमेटिक्स है, ये लॉजिक है। तो जब अगर इनकी पिक्चर है भाई सुपर हिट हो रही है, करोड़पति खरबोपति बन रहे हैं, तो ये कहां से बन रहे हैं? ये एलियन आ रहे हैं क्या पिक्चर देखने? मतलब ये, अब अगर आप इनको लॉजिक देंगे, मैथमेटिक्स देंगे, बताएंगे। अब कहीं में क्या कोई क्लिप मिल गई छोटी सी, आज की दुकान उस पे चलाएंगे भाई क्या हो रहा है। अगर ये हो रहा होता तो आपके पास ऐसी 1 करोड़ क्लिपें होती, या 10,000 20,000 50,000 क्लिपें होती। एक आध क्लिप है,
नहीं है। और बाय द वे आजकल तो फोटोशॉप का भी बड़ा जमाना है। एक बार नियाजी साहब ने बांग्लादेश का वीडियो ट्वीट कर दिया था कश्मीर बोल के, आपके रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, उन्होंने पैलेस्टीन का वीडियो बोल दिया कश्मीर कर कर, कश्मीर में हुआ। तो ऐसी कलाकारियां भी होती है आजकल। तो अब मतलब देखिए, मैं चाहता हूँ सब दुकान चलाए, पर एक हमारे वर्ड है भाई, धर्म और ईमान से दुकान चलाओ। धर्म और ईमान देश के दुकान चलाने का कोई फायदा नहीं है, ये पैसा फलता नहीं है। अगर आप कितना भी पैसा कमा लो ना, आपके काम नहीं आएगा। पैसा आता दिखेगा आपको, पर ये आपके काम नहीं आएगा। मैं आरजू जी पर्सनली बताऊं, मैं हूँ प्रो डेवलपमेंट। मेरा माइंड ऑफ डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट करो। ह्यूमन डेवलपमेंट की कोई लिमिट नहीं है। जो अगर आपने और हमने देखा होगा, जो हमारे बचपन में परिस्थितियां थी आज थी, हमने तो पेजर भी देखा आरजू जी, और आज हमने 5G भी देखा। पेजर ना हम यहाँ लगाते थे कोट के ना, यहाँ ऊपर ना उसका मोटर वाला लिखा था, ऐसे लगाते थे, देखते थे अच्छा पेजर लगा घूम रहा है, वो टाइम भी देखा। राइट, हमने टक टक वाला फोन भी देखा, कर कर। हमने वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी देखा। और आज आप मतलब वी हैव सीन अ सी चेंज। ये कैसे पॉसिबल हुआ डेवलपमेंट से? एक बार तो हमारे यहाँ गुड़गांव लोग आते थे मॉल देखने, मॉल कोई था ही नहीं। सिंगापुर लोग आते थे मॉल देखने। मतलब हमारी जनरेशन ने, मुझे लगता है वी हैव सीन अ सी ऑफ चेंज, जो नई जनरेशन ने नहीं देखा। तो हम में, और ये तो कुछ भी नहीं, पॉसिबिलिटीज आर इमेंस। हम क्यों रोक रहे लोगों को, क्यों फंसा रहे हैं? आपको पॉलिटिक्स करनी है, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स कीजिए, ये कीजिए ना, कंपटीशन कीजिए। मैं तो कई बार कहता हूँ आपकी पाकिस्तान मीडिया पे, कंपटीशन कीजिए स्टार्टअप्स पे, कंपटीशन कीजिए फॉरेन एक्सचेंज पे, कंपटीशन कीजिए मॉर्टेलिटी रेट पे, कंपटीशन कीजिए एजुकेशन पे, डॉक्टर्स पे, इंजीनियर पे, मतलब इकोनॉमी में आपका कितना जीडीपी है, हमारा कितना है, उन पे कंपटीशन कीजिए ना। ये वाली चीजें, मरना मारना, बच्चों को सियासी मोहरा बनाना, चीजें करना, ये कौन सी बात है? आप अपना फायदा उठा रहे हैं, बट आने वाली जनरेशन को खराब कर रहे हैं। यहाँ मैं तो रिक्वेस्ट ये भी मीडिया से भी करूंगा, देखिए छोटे मोटे मसले जो होते हैं ना, उनको इग्नोर करें। माइक्रोकॉस्म एक जगह का इज नॉट व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द कंट्री। लास्ट टाइम भी हमने यही देखा। अगर ये हिजाब का इतना बड़ा मसला होता, तो आरजू जी ये बताइए, फिर पूरे हिंदुस्तान में होता ना, मुसलमान क्या उसी कस्बे में रहता है, उसी एक टाउन में रहता है और नहीं रहता? मैंने आपको वही बता था, जहां 2% मुसलमान है वहां हिजाब मसला है, जहां 51% मुसलमान की आबादी है वहां हिजाब मसला नहीं है। मैं इनको मैथमेटिकली काउंटर करता हूँ अपने नेशनल टीवी पे भी, इनका जवाब नहीं होता। फिर बोलते नहीं नहीं आपको नहीं पता जी, ये किताब में ये लिखा है, किताब में वो लिखा। फिर बोलता कहता यार ये जो सऊदी वाला है MBS, राइट, इसको नहीं आता सऊदी, आप बताओ कि सऊदी काफिर है क्या? मतलब क्या? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन इसमें जो है वो मीडिया का भी उतना ही रोल है। जैसे मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगी कि मीडिया इस तरह की कवरेज करना बंद कर दे, तो ये चीजें अपने आप ही सेटल डाउन हो जाएंगी। बिल्कुल, जो नेशनल इंटरेस्ट में चीजों आप उनको कवर करें। जहां ये छोटे मोटे मसले हैं, अब बताइए आरजू जी, घर में भी बहस होती है, थोड़ा मन मुटाव होता है, क्या हम पड़ोसियों को बुला के लाते हैं, लाओ फैसला करो। घर की बात घर में निपटाओ यार, इसमें क्या इतना लंबे चौड़े चीजें करना, क्या इसका प्रचार करना? एक जगह का इंसिडेंट हो गई, वो आपने दिखा दिया। तो अब ये तो अब आदमी के अपने वो व्हाट यू कॉल ना, इट्स योर ओन कॉन्शियस एट द एंड ऑफ द डे, हाउ वेयर डू यू वांट टू गो। देखिए आज मैं आपके शो पे हूँ, मैं 2-4 ऐसे स्टेटमेंट बोल सकता हूँ, 1 करोड़ व्यू आ जाएंगे, 50 लाख व्यू आ जाएंगे। वो तो फिर टीआरपी के लिए बोलना। एक है लॉजिकल डिस्कशन करना, फैक्चुअल डिस्कशन करना, दूसरा टीआरपी वाला डिस्कशन करना। तो वो उसका फायदा होता नहीं, उसका शायद उससे शायद व्यूअरशिप बढ़ जाए, बट आर वी वो टीवी चैनल पर होती हैं सर, वो टीआरपी वाली। मैं कह रहा हूँ, आर वी डूइंग द राइट थिंग? नहीं कर रहे ना, वो गलत है ना। वी आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। तो एक हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक पॉजिटिव आउटलुक बनाए, चीजों को पॉजिटिवली एनालाइज करें, मैथमेटिकली एनालाइज करें। और भाई हिजाब जिसको घर में पहनना बिल्कुल पहने, किसने रोका है? रोका घर क्या? में पहने, मार्केट में पहने, रोड पे पहने, जहां पहनना है पहने, लेकिन जहां पढ़ने जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं वहां पे जो है इसको ना करें। बस यही। और हिजाब पे कोई, अब कई बार क्या बोलते हैं, इंडिया हैज हिजाब बैन। अरे भाई कहाँ है हिजाब बैन? किसने बोला हिजाब बैन? मतलब इट इज हाउ यू इंटरप्रेट ना, आप मतलब अंग्रेजी को कैसे समझना चाहते हैं? इंग्लिश ऑफ कन्वीनियंस। दिस इज व्हाट नहीं अल्टीमेट होता उसमें, इंग्लिश में बहुत बार आपकी बात का मतलब ही बदल जाता है। एग्जैक्टली। बदल जाता है। बिल्कुल मैं बदल जाता हूँ। अगर मैं जैसे बोलूं कि सुमित स्टोल आरजूस पेन, ये मतलब सुमित ने आरजू को पेन चुराया, एक है। अब ऐसे मैं बोलूं सुमित स्टोल आरजूस पेन, अच्छा सुमित स्टोल आरजूस पेन, सुमित स्टोल आरजूस पेन। तो अब ये एक ही वर्ड है, 4 मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से। मैंने सिर्फ अपना एक्सप्रेशन बदला, कुछ नहीं बदला।
एग्जैक्टली वो चार्ट बोर्ड ये भाई है ना पीके वाला, वो आमिर खान का जो था, अच्छा अच्छा। तो ये हमें समझना पड़ेगा, कि हमें जानना पड़ेगा। और मैं तो अपने जो हमारे ऑडियंसेस है उनसे भी ये करूंगा यार, देखिए कहीं भी कुछ और आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चीजें आती है जी। व्हाट्सएप तो व्हाट्सएप इज द न्यू गॉस्पेल ट्रूथ। व्हाट्सएप पे कुछ भी आ गया भाई, ये अमेरिकन ऐप है, इस पे तो हर चीज सच आती है, मतलब बिल्कुल। मैं करूँ आप भाई थोड़ा गूगल पे जाए, इधर उधर अपनी तफ्तीश करें, 2-3 मिनट लगाए, आपको दूध का दूध पानी का पानी दिख जाएगा। रादर देन जंपिंग द गन, वी शुड जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव। काफी चीजें सच में आरजू जी कैन बी बिल्कुल। अवॉइडेड। लोग थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव करें, अपनी हाँ, थोड़ी जान पहचान छानबीन करें, और और ये ना थोड़ा कहें सा जो भी जी, व्हाट्सएप पे भाई ये बिल्कुल मतलब ना कहते हैं ना वर्ड्स ऑफ बाइबल है। नहीं स्टॉप वो भी है, लेकिन थोड़ा सा मीडिया में मेच्योर हो, मीडिया भी थोड़ा सा इस इन चीजों को जो है इतना ज्यादा हाईलाइट ना करे तो बेहतर होगा। जी। बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।